लेकिन जैसे इलेक्शन चला तो आपने पसीने अड़ा दिए खट्टर साहब का। लेकिन एक बात है, इसको डम्मी डम्मी कह रहे थे, डम्मी ने मम्मी याद करा दी खट्टर साहब। उस समय कहने लग गए कि भाई चुनाव फाइट में आ गया है। चुनाव धीरे धीरे लगभग एक हफ्ता 10 दिन रह गया तो पूरे हरियाणा में ये सनसनी फैल गई कि खट्टर साहब करनाल से हारे। शेर है कि तेरी जीत से ज्यादा शहर में हमारी हार के चर्चे हैं। जब सुबह नतीजे आ रहे थे तो एक बार खट्टर साहब पीछे गए, आज तक पे चला कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से पीछे, तो वो हेडलाइन बनी थी और लोगों ने उस समय ही लोगों को लगा कि ले भाई खट्टर साहब का तो इलाज हो गया। तो मैं तो करनाल और पानीपत की जनता का सारी उम्र आभारी हूँ इस चीज का। और अब लोगों के बीच में रह के सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे और 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव का शंखनाद हम करनाल से करेंगे और करनाल पार्लियामेंट की 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी उनको जिताने में पूरा सहयोग करेंगे। कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी वाका कर ना सके चाहे खट्टर जी हो या कोई। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ ऑफ जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पॉलिटिकल इंटरव्यू है हरियाणा के करनाल शहर में। हाँ, दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस की तरफ से जब टिकट मिली तो रात के 11 बज रहे थे, लगभग 11:15 बज रहे थे। तो मैंने 12 बजे से एक वीडियो बनाई कि भाई और सारी टिकट ठीक है लेकिन एक करनाल से डमी कैंडिडेट लगे हैं दिव्यांशु। और जब इलेक्शन देखा तो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी थे। आज हमारे साथ दिव्यांशु जी, बात कर लो। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? भाई साहब मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर। इलेक्शन में जैसे माहौल चला था कि खट्टर साहब के सामने हुड्डा साहब ने दिव्यांशु को उतारा है, कहीं ना कहीं उनको जीत का ऑफर दिया, ये खबरें चली। तो मैंने लगा मखा यार दिव्यांशु वैसे तो यूथ के हेड रहे हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन जैसे इलेक्शन चला तो आपने पसीने अड़ा दिए खट्टर साहब के। देखो, जब टिकट अनाउंस हुई तो तरह तरह की बातें हुई जी। कई पत्रकारों ने अपना विश्लेषण किया टिकटों के ऊपर, कईयों ने सामाजिक समीकरण को कांग्रेस के एक अच्छी स्ट्रेटजी बताई कि सभी समाज के लोगों को साधते हुए कांग्रेस ने टिकट दी। कई पत्रकारों ने ऊपर निशाना साधा, उनका विश्लेषण था, मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा जी। लेकिन एक बात है, जिसको डम्मी डम्मी कह रहे थे, डम्मी ने मम्मी याद करा दी खट्टर साहब जी। जब चुनाव शुरू हुआ, मैंने इससे पहले जगदीप भाई 3 चुनाव लड़े हैं और जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव में आपको बड़े स्टेबल माइंड से, आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका निशाना मछली की आंख पे होना चाहिए। दुनिया तरह तरह की बातें कहेंगी, राजनीतिक लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, मीडिया में तरह तरह की बातें चलेंगी, लेकिन आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस तरीके से करना है। मैंने वही चीज़ पहले दिन से हमने उस चीज़ को अपना फोकस रखा और जब टिकट हुई और मुझे लगता है कि उसके 8-10 दिन के बाद लोगों की जबान जो है वो बदल गई, पत्रकारों के, मीडिया घरानों की बातें बदल गई। उस समय कहने लग गए कि भाई चुनाव फाइट में आ गया है। जब चुनाव धीरे धीरे लगभग एक हफ्ता 10 दिन रह गया तो पूरे हरियाणा में ये सनसनी फैल गई कि खट्टर साहब करनाल से हार रहे। लेकिन मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी जो हमारे मतदाता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, हमारी स्टेट की लीडरशिप है, मैं धन्यवाद करता हूं कि 31 साल के नौजवान को मौका दिया। पिछले 10 साल से खट्टर साहब से लड़ाई लड़ रहा था। शायद कुछ मीडिया घरानों को इस बात का नहीं पता, लेकिन पिछले 10 साल से मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ कोई अगर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा था, मजबूत लड़ाई, तो वो आपका भाई लड़ रहा था। उसके लिए चाहे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, मैं जेल जाके आया, लेकिन समय समय पर खट्टर साहब की नीतियों का विरोध किया। शायद पार्टी को एहसास हुआ कि अगर 2 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री के सामने, फेल मुख्यमंत्री के सामने, एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री के सामने एक नौजवान चेहरा तारा जाए तो एक कार्यकर्ताओं में भी मैसेज होगा। क्योंकि मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूं, ना मेरे घर में आज तक किसी ने सरपंची का भी चुनाव नहीं लड़ा जी जी। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को मौका देके अगले विधानसभा चुनाव में कई कार्यकर्ताओं की जो है उम्मीद बनाने का काम किया है। तो मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं का और समस्त कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो भाई, हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हैं और जब पहली बार मैंने जब डमी कैंडिडेट बोला तो उसके कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद ही मेरे को ये आभास हुआ भाई वो आदमी ठगा है। अब आभास कैसे हुआ? जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ तो अगले ही दिन, उससे अगले दिन आपका एक मैसेज, मतलब एक मैसेज चला को भाजपा की तरफ से, इसको अरेस्ट करो, इसके ऊपर क्रिमिनल केस है। मैंने सोचा जब ये बातें चल पड़ी तो इसका मतलब खट्टर साहब इलेक्शन हारेंगे। हाँ, उस समय क्या मामला था? उस समय मेरी टिकट हुई और अगले ही दिन बीजेपी ने एक पुराना मुकदमा उठा के ले आए। मुकदमा कुछ नहीं था, मुकदमा ये था कि मैंने मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ फ्लेक्स लगाए थे। हम सड़क पे चल रहे हैं, आप देखिए सड़कों पे पिलर के ऊपर अमूमन हम देखते हैं कि फ्लेक्स लगे होते हैं, कोई अपराध नहीं है बिल्कुल। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ मैंने रोजगार दो, न्याय दो का फ्लेक्स लगाया। उस फ्लेक्स को लेकर मेरे ऊपर 2017 के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया, फ्लेक्स लगाने को लेकर। म्युनिसिपल कमिश्नर थे वहाँ पंचकुला के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ।
और जब मेरी टिकट का मामला चल रहा था इससे कुछ समय पहले मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा और दर्ज कर दिया उसी FIR के अर्ज में। झूठा मेरे को वो उस मुकदमे की जानकारी भी नहीं। लेकिन जैसे टिकट हुई अगले दिन मैं देखता हूँ कि मेरे खिलाफ FIR की कॉपी आ जाती है और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम का, मैं धन्यवाद करता हूँ परम पिता परमात्मा का कि जिस झूठे मुकदमे में इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी, मैं जब पंचकुला कोर्ट में उस मुकदमे में पेश हुआ तो जज साहब ने मुझे 2 मिनट में वहां से जमानत दे दी। और जब मैं जमानत लेके आया तो मैंने खट्टर साहब को कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी वाका कर ना सके चाहे खट्टर जी हो या कोई। तो उस दिन से चुनाव उठा और लोगों में जो एक संशय का विषय था, लोग सोच रहे थे कि मुकदमा दर्ज है, मुझे बार बार भगोड़ा करार दिया जा रहा था। मैं तो आया था करनाल में छाती ठोक के, थापी मार के आया था करनाल में कि प्रशासन में अधिकारियों में अगर हिम्मत है तो अरेस्ट करें। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भगोड़े का मुकदमा दर्ज है वो शरेआम घूम नहीं सकता, वो आपसे बात नहीं कर सकता। और मैं तो पब्लिक प्रोफाइल का आदमी हूँ, पिछले 10 साल से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ और जिस थाने में मुकदमा दर्ज था उस थाने में मैं 2 बार डिटेन हो चुका हूँ जो प्रोटेस्ट हुए थे पंचकुला के। तो अगर मैं भगोड़ा था तो मुझे उस दिन क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तो ये सारी पॉलिटिकल इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची मेरे खिलाफ। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस चुनाव के अंदर नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन खट्टर साहब के पिंडियों में पसीना निकलवा दिया। जो खट्टर साहब कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, डोर टू डोर करने पे, गांव-गांव जाने पे, और लास्ट के 10 दिन तो करनाल में ऐसा बांध के रखा, कम से कम मुझे लगता है कि उसका फायदा कांग्रेस को बाकी सीटों पे जरूर हुआ जो खट्टर साहब करनाल में बंधे रहे। जब आपकी टिकट कंफर्म हुई भाई साहब, तो आपका यूं नहीं होया भाई यह सीट तो कैसे जीतांगे? वर्ल्ड इंडिया के अंदर 2nd नंबर में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली, 6.5 लाख से जीतने वाली यह सीट है, एक तरफा भाजपा का नाम है, तो एक बार तो पसीना आपका भी आया होगा, या क्या सोचा इस बारे में? जिस दिन खट्टर साहब की यहाँ से टिकट हुई, मैंने उसी दिन पार्टी में बात की कि मुझे मौका दिया जाए मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का। मुझे पता था कि ये सीट 6.5 लाख के वोटों से हम पिछली बार हारे हैं। लेकिन जगदीप भाई, आप एक बात समझिए कि मेरे जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहा है, 2 बार पार्टी ने प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया, एक बार यूथ कांग्रेस के माध्यम से, एक बार NSUI के माध्यम से, एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। नौजवान साथी को इतनी कम उम्र में MP का टिकट मिलना और कांग्रेस पार्टी से, और हरियाणा जैसे प्रदेश में, मुझे लगता है कि आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, राजनीतिक घरानों में जरूर मिले होंगे, लेकिन गैर राजनीतिक व्यक्ति को इतनी कम उम्र में लोकसभा का टिकट, मेरी जानकारी में, मुझे पता था कि करनाल लोकसभा एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। मुझे पता था 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के सामने पार्टी के पास अगर कोई मजबूत चेहरा होता तो पार्टी उसको उतारी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो ऑप्शंस तलाश रही, तो उसमें मैंने भी अपने आप को जो है उनके सामने रखा, मैंने अपनी बात रखी, और पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि ये लड़का लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लाठियां डंडे खा रहा है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, मुकदमे झेल रहा है, तो उनको लगा कि इसके अंदर शायद पोटेंशियल है कि ये 2 बार के मुख्यमंत्री को मुकाबला दे सकता है। पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैंने पूरी कोशिश करी कि पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, उस विश्वास के मुताबिक मैं चुनाव लड़ सकूं, और मुझे लगता है कि नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन आज पूरे हरियाणा में ये बात की चर्चा है। मैं अब उनकी जीत के नहीं, आपके हार के चर्चे ज्यादा हैं और वो जीत से ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, वो एक पता नहीं एक शेर है कि तेरी जीत से ज्यादा शहर में हमारी हार के चर्चे हैं। बिल्कुल। तो पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब मैं बाकी लोकसभा के हमारे जो साथी हैं उनसे मिला, दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई, तो लोगों ने जब बताया कि भाई जब सुबह नतीजे आ रहे थे तो एक बार खट्टर साहब पीछे गए, आज तक पे चला कि मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से पीछे, तो वो हेडलाइन बनी थी और लोगों ने उस समय ही लोगों को लगा कि ले भाई खट्टर साहब का तो इलाज हो गया। तो लोगों में जन भावना थी, मैं तो कहूंगा प्रदेश में ये भावना थी कि मनोहर लाल खट्टर जी क्योंकि एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री और एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए, तो लोगों की भावना थी कि मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव हारने चाहिए। लेकिन जो भी हुआ चुनाव के अंदर, मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि चुनाव के अंदर आखिर के 7-8 दिन में क्या हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि जो जनादेश है मैं उसको हाथ जोड़कर मैं स्वीकार करता हूं, और जनता ने जो फैसला लिया, जनता ने संसद में भेजना था, लोगों की लड़ाई संसद में लड़नी थी, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे। आप 7-8 दिन की जो बात कर रहे हैं, क्या उसमें वो विषय भी है जब एक तीसरे उम्मीदवार ने पंजाबी समाज के ऊपर कोई कमेंट किया, जहां तक मेरे को सुनने में आया, वो कमेंट किया नहीं, करवाया गया, क्या ऐसी बातें हुई है? ऐसा लगता है आपको? देखिए, साम दाम दंड भेद सब चलता है,
बीजेपी ने पूरा प्रयास किया, हर तरीके से प्रयास किया। जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, एहसास तो हमें भी है कि वो सब चीजें मैनेज थी, लेकिन जब तक किसी बात की मैं पुष्टि ना हो जाए, मुझे लगता है किसी पर लांछन लगाना ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो जब तक उन चीजों को लेकर मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, मुझे लगता है कि लोगों के सामने और मीडिया के सामने। लेकिन चर्चाएं चली हैं, चर्चाएं थी, लोगों में चर्चा थी। जब नतीजे आए, जो व्यक्ति चुनाव जीतने की बात कर रहे थे, जो व्यक्ति मेरे ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, चाहे मैंने उनको चुनाव में सीरियस नहीं लिया, जब डब्बे खुले तो कहाँ 28,000 पे रह गए। कितने चुनाव लड़े हों, लोग तो तरह तरह की बातें उनके बारे में कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी का चुनाव में जीतने का लक्ष्य होता है, किसी के दूसरे लक्ष्य होते हैं जी। तो उस व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति ने अपने अपने लक्ष्य साधे होंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य था यहाँ से जीता जाए। लेकिन फिर भी लोगों ने इतना प्यार दिया, 5,07,000 के करीब वोट दी। पिछली बार जहाँ 2.5 लाख वोट डबल, पिछली बार से डबल वोट बैंक हुआ। तो मैं तो करनाल और पानीपत की जनता का सारी उम्र आभारी हूँ इस चीज का, और अब लोगों के बीच में रह के सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव का शंखनाद हम करनाल से करेंगे, और करनाल पार्लियामेंट की 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी उनको जिताने में पूरा सहयोग करेंगे। खुद भी विधानसभा की तैयारी करेंगे? देखिए, मेरी अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी जहां भी मुझे मौका देगी, जिस भी स्तर पे मौका देगी, मुझे अगर कहेगी कि एमसी का चुनाव लड़ना है तो दिव्यांशु बुद्धिराजा एमसी का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। मुझे कहेंगे कि आपने बतौर संगठन में पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मुझे कोई इस प्रकार की जिम्मेवारी चुनाव के अंदर दी जाएगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन जो मुझे जिम्मेवारी देगा, संगठन चुनाव की जिम्मेवारी देगा, चुनाव लड़ेंगे। संगठन कहेगा कि चुनाव लड़वाना है तो चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी के लॉयलिस्ट लोग हैं, और पार्टी ने इतनी बड़ी टिकट देके जो मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं तो पार्टी का सारी उम्र के लिए कर्जदार हूँ। अभी एक बात और चली, वो ये कि काफी लोगों कहते सुना भाई हुड्डा साहब और खट्टर साहब में ये डील हुई है कि भाई करनाल आप अपना सेव कर लो और रोहतक आप हमारा सेव कर दो। इस बात में बात जब चलती है तो हर पक्ष की चलती है, ये बात भी आपके पास आई होगी, लेकिन जब आपका इलेक्शन देखा तो वो संशय मेरा दूर हुआ, भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6.5 लाख से जीतने वाला आदमी अब 1.5 लाख तक पहुंच रहा है। लेकिन ये खबर चली जरूर। देखिए, शुरू में इस बात की चर्चा मेरे कानों तक भी आई, मीडिया के साथियों ने ही ये विश्लेषण किया जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। जब टिकट हुई तो लोगों को ये था कि यार नए लड़के को 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने उतार दिया। लेकिन आप चुनाव के अंदर देखिए, अगर आप मेरा लोकसभा चुनाव आपने पूरा अगर देखा हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जितनी बार मेरी पार्लियामेंट में आए, किसी पार्लियामेंट में गए नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नामांकन पर आए, उदय भान जी मेरे नामांकन पर आए, फिर एक दिन पूरा इसराना में, असंध में और करनाल शहर में दिया। फिर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, उन्होंने घरोंडा में एक दिन दिया, उन्होंने करनाल शहर में दिया, उन्होंने असंध में दिया। फिर पूरे हरियाणा में प्रियंका गांधी जी के 2 कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम सिरसा में कुमारी शैलजा जी के यहाँ हुआ, और दूसरा बड़ा रैली पूरे प्रदेश में। अगर कहीं हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने लीडरशिप से बात करके करवाई तो वो करनाल के अंदर करवाई। और उस दिन खुद मौके पर, क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन था, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना चुनाव छोड़कर करनाल में, पानीपत में क्योंकि रैली थी, मेरे चुनाव में वहां। तो इस प्रकार की बातें जो है वो विरोधी जरूर चलाते हैं। इस प्रकार की बातें चलाकर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वोट जो है डिवाइड हो सकता है। इस प्रकार की चीजें चलती हैं चुनाव के अंदर, लेकिन मैंने कहा इनसे कोई डेविएट होने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर थी, अपने दिमाग में फोकस क्लियर था, और हम उसी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। इन चीजों से जो है विरोधी जो है वो डेविएट करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लोगों को भ्रम में डाला जाए। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो लोगों ने आमने सामने के मुकाबले में वोट डाला। अभी हरियाणा की स्थिति विधानसभा की तरफ है। मैं देख रहा हूं कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र जी आज धन्यवाद करनाल करने आए थे। आज कार्यक्रम भी बड़ा शानदार था। तो अब आगे का प्लान क्या है विधानसभा को लेकर? देखिए, लगभग अगर मैं आज बात करूं, 16 जून हो गई आज, और लगभग 2.5 महीने मान के चले। अक्टूबर में चुनाव है, सितंबर में टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा जी। तो 2.5-3 महीने का समय है। हमारा टारगेट ये है, क्योंकि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर इस चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो हरियाणा में 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है। और ये तो लोकसभा की है, ये लोकसभा की है। विधानसभा में तो नेशनल इश्यूज भी थे जी, इसमें कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर, ठीक है। तो अगर इसके रिजल्ट का आप ट्रेंड देखें, मैं करनाल लोकसभा की बात करूं तो पिछले 4 चुनाव में 2009, 2014, 2019 और ये 2024, मैं करनाल लोकसभा के नतीजों की बात करूं तो लास्ट 4 लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोट शेयर अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं मिला है तो इस चुनाव में मिला है। चाहे 2009 में कांग्रेस जीती, उस समय भी कांग्रेस को यहाँ से 37.57% वोट मिला था। आज कांग्रेस को यहाँ 37.61% वोट मिला है। 2009 में जब अरविंद शर्मा जी जीते जी,
उससे भी अधिक वोट बैंक इस बार कांग्रेस को इस चुनाव में मिला है। मैं अगर बूथों की बात करूं तो 2019 में जहां कांग्रेस को 2.5 लाख वोट आई थी, इस बार 5 लाख आई है। 2019 में जहां कांग्रेस को मात्र 94 बूथों पर पूरी पार्लियामेंट में बढ़त मिली थी, आज वही हमें 602 बूथों पे बढ़त मिली। हर विधानसभा में हमारा वोट बैंक जो है लगभग डबल हुआ है। हमारा मेरी कोशिश ये है कि हर विधानसभा में बूथ वाइज हम विश्लेषण कर रहे हैं, जहां कमियां रहेगी उनको सुधारेंगे, बूथों के ऊपर अपनी टीम का विस्तार करेंगे और हम आला कमान से भी बात करेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन के ना होने की वजह से कई चीजों में हमें भी जो है दिक्कतें आई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में संगठन को साथ लेकर जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि इस 2.5-3 महीने में सरकार की जो विफलताएं हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी के बतौर मुख्यमंत्री रहते हों और चाहे वो अब नायब सिंह सैनी जी के, वो विफलताएं लोगों तक लेके जाएं और हमारा मैनिफेस्टो बहुत जल्दी इशू हो जाएगा। उस मैनिफेस्टो को डोर टू डोर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए और जहां कमियां रह गई है उन कमियों को दूर किया जाए। और हमारी कोशिश है कि हरियाणा के अंदर 70 से ज्यादा सीटें लाकर बहुमत की सरकार हरियाणा में कांग्रेस की लोगों को बनाकर दी जाए। जी, तो भाई ये है हमारे दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, और इन सब बात करके तो भाई बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। और अब आगे इलेक्शन सच में, पहले भाजपा का था 75 पार, लेकिन फिलहाल वो तो आर पार ही होगा, वो पार ही होगा। खैर अब देखेंगे कांग्रेस कितनी सीटें लेंगी और बहुत जल्दी दोबारा दिव्यांशु जी से मिलते हैं और विधानसभा फिर से चर्चा करेंगे। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।